नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे जिसका नाम है ऐसे 805। और आपको पता ही है पुराने ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आप एग्जाम में आया करते थे और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसपे आपके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चंस बना रखे हैं। उन सब पॉइंट्स पे हम जिक्र करेंगे और क्या क्या पॉइंट एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इस ऐसे का नाम क्या है? स्पेशल कंसिडरेशन। सर स्पेशल कंसिडरेशन देना है, लेकिन किन बातों के लिए? ऑडिट ऑफ single financial statement, not consolidated financial statement, and specific element account और item of financial statement। specific elements accounts का मतलब है सर क्रेडिटर डेटर के लिए आपसे बेसिकली ओपिनियन मांगा गया है। चलो हम पहले बात करते हैं इस ऐसे के बारे में। सर ये ऐसे क्या है? सर ऐसे 805 आपको बुलाया गया है सर किसके लिए? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट के लिए, या आप बात करें डेटर क्रेडिटर के बैलेंस का सही दिखाए हुए हैं या नहीं उसके लिए बात करने के लिए। और आप क्या बोलोगे? सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ऑडिटर है या नहीं। दो केसेस बनते हैं। आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट क्या है? डेटर क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो ठीक दिखाए नहीं दिखाए। सर क्यों सर हम डेटर के बैलेंस के लिए? क्या आपको सर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, डेटर दिखाते सर 2 करोड़ के 4 करोड़ के दिखा रखे हैं, लेकिन क्या वो फेक भी तो सकते हैं? आपको कभी कैश रियलाइज ही ना हो। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन मांगने के लिए कोई रेगुलेटर बोल रहा हूं, उस घड़ी में आपसे 2 क्वेश्चन आप पूछेंगे अपने आप से। सर क्या आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर है या नहीं है? मतलब कि जो मेन कंपनी है उसके आप ऑडिटर हैं या नहीं है। अगर हैं तो उस केस में आप कैसे इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो क्या क्या है चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो पहले अगर हम बात करें तो हमने ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा? सर हमने बात करा था ऐसे 210 की एग्रीमेंट बनता है। सर यहाँ पे भी एग्रीमेंट बनेगा क्या? प्लानिंग बनेगा? सर प्लानिंग भी बनेगा, सब कुछ बनेगा क्या? सर ऐसे 700 सीरीज के अकॉर्डिंग ओपिनियन जाएगा? सर ओपिनियन भी जाएगा। उन सब चीजों के बारे में आपको लेना पड़ेगा, मतलब इन सब चीजों का आपको जिक्र करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपको स्पेशल कंसिडरेशन के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट करा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुंध जैसा मर्जी आप ऑडिट कर ले। नहीं सर, आपको ये ऐसे इसलिए ये आया था ऐसे 805 ये बताने के लिए कि अगर आपको स्पेशल कंसिडरेशन ने स्पेसिफिक आइटम या स्पेशल कंसिडरेशन दे रहे हैं किसी आइटम को स्पेसिफिक के लिए, तो आप ये मत भूलना कि बाकी जो ऐसे है ऐसे 800 से 799 तक आप उनको भी फॉलो करें। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस ऐसे को, बेहतरीन ऐसे को। स्कोप ऑफ ऐसे जैसे मैंने बताया था, दिस ऐसे डील विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन। तो आपको जो मध्य रखना होगा ऐसे 800 सीरीज से लेकर 700 सीरीज तक जो भी एलिमेंट जो भी हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट जो भी सब पढ़ा था, उन सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्या होगा? सर जब आप इस काम को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा? सर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, जैसे मैंने बताया था ऐसे 210 के अकॉर्डिंग सर आप पहले एक्सेप्ट करेंगे ऑडिट एंगेजमेंट। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन आपका कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं, ऐसा नहीं है सर। आपको आईसीआई ये बताना चाहता है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आइटम के लिए भी अगर आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है तो आप अंधाधुंध ऐसे ही ऑडिट नहीं कर सकते। पहले आप एक्सेप्टेंस करेंगे ऑडिट एंगेजमेंट का, फिर प्लानिंग करेंगे एंड देन परफॉर्मेंस करेंगे आप एंगेजमेंट को, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओपिनियन फ्रेम करेंगे। मतलब सिंपली ये है कि स्पेसिफिक कंसिडरेशन अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए अगर आपको ऑडिटर बनाया गया तो आप अपने एज ए ऑडिटर क्वालिटी मेंटेन करें, इसके लिए ये स्टैंडर्ड आया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, फिर उसके बाद प्लानिंग है एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर। अगला कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, क्या क्या इन बातों का ध्यान रखना होगा जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो? इफ ऑडिटर इज नॉट आल्सो एंगेज इन ऑडिटर्स एंटिटी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप ऑडिटर नहीं है, तो डिटरमाइन इफ सच एन एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसेस प्रैक्टिकेबल। ये है, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। सर आपको ये बताया जाएगा कि सर आप ना जो केस स्टडी आता है CAX है वो आपका सर ये ना मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर नहीं था, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर नहीं थे आप। क्या नहीं थे सर? ऑडिटर नहीं थे। तो सर क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे
क्या आप ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे? तो आपको देखना होगा सर एज पर ऐसे ये पॉसिबल है या नहीं है। आपका मतलब कि ये मटेरियल तो नहीं था किसके वजह से कोई मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं गया था, जो हमारे जो पॉइंट थे, जैसे कि आपने देखा हो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ में उसमें देखा हो कि उसमें सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी तो नहीं है। मतलब कोई अदर एसेस, कोई ऐसा फ्रेमवर्क या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी था वो हमें रोक तो नहीं रहा। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे ऐसे की, मतलब अगर आपको अगर आया ये क्वेश्चन किसी एक्स अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं था तो किन तीन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले हमें देखना होगा एज पर ऐसे कि ऐसे कोई रोक तो नहीं रहा, ठीक है। दूसरे बाद हम देखेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विल रिजल्ट इन प्रेजेंटेशन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर फॉर इंटेंडेड यूजर। जो इंटेंडेड यूजर्स है उसको एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहा है नहीं दे रहा, कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ कोई रोक तो नहीं रहा है। सिंपली कंसीडर वेदर एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। एप्रोप्रिएट आपको ओपिनियन देना होगा। तीन बातों का ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहले ऐसे की बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे, एंड में ओपिनियन की बात करी गई है। आप ये तीन कीवर्ड ध्यान रखिएगा, ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस क्या कोई ओपिनियन है जिसपे आपको रोकता तो नहीं है। कंसीडरेशन व्हेन प्लानिंग एन ऑडिट। कंसीडरेशन क्या है सर, आपको सारे ऐसे का ध्यान रखते हुए आप प्लानिंग करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बोल रखा है, नॉट सच इंपॉर्टेंट। बट ये वाला जो है फॉर्मिंग एन ओपिनियन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो कंसिडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट जो मैं आपको बता चुका, इसके बाद फॉर्मिंग एन ओपिनियन। सर ओपिनियन कैसा होगा, ओपिनियन कैसा होगा? सर मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन गया हुआ था, तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक जो है एलिमेंट डेटर क्रेडिटर के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा है, क्या हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस चीजों के बारे में बताना होगा। सीएफएस में अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन आ रखा है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, तो क्या हम क्वालिफाइड ओपिनियन एक ही रिपोर्ट में दे सकते हैं नहीं दे सकते। ऐसे कई सारे ना वाइस वर्सा करके क्वेश्चन आएंगे। उन सब चीजों का आंसर इस ऐसे ने बेहतरीन तरीके से नीचे दे रखा है और आपका 4 मार्क्स का केस स्टडी इसी में से ही बन के आएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700 अप्लाई अडेप्टेड एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस ऑफ एंगेजमेंट। आपको लिखकर आना है 700 की सीरीज पूरी की पूरी अप्लाई होगी। वाइल फ्रेमिंग एन ओपिनियन, आप अगर एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ में कुछ लिखना चाहे तो आपको अलाउड है, आप 700 सीरीज का मदद ले सकते हैं। और कैसा फ्रेम होता सर, ऐसे 700 की सीरीज के अकॉर्डिंग ही देखना होगा कौन है पार्टी जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। जो आपने पूरी लिस्ट याद करी थी वो है, इफ ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटिंग एन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच एंगेजमेंट। मतलब सिंपल वर्ड में ये बोला गया है, अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अगर आप ऑडिटर, अगर आप कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर आप ऑडिटर थे तो उसी रिपोर्ट में, उसी सेम रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे सबके लिए, ईच सेगमेंट के लिए अलग से आप बताएंगे। ईच सेगमेंट के लिए अगर आप ऑर्डर से ऑडिटर हैं तो उसका ओपिनियन अलग से अलग रिपोर्ट में देंगे। इस बात को ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड लाइन स्टार्ट होते ही इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इफ ऑडिटर इज आल्सो ऑडिटिंग एन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है तो एक्सप्रेस सेपरेट ओपिनियन फॉर ईच सेगमेंट। अगर अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग एंगेजमेंट के लिए अलग अलग ओपिनियन जाएगा। एमसीक्यू के लिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन एक बार रीड कीजिएगा। इफ ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट ऑफ एन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पब्लिश टुगेदर विद एंटिटीज ऑडिट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल इंश्योर डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ सर, हमने बोला कि सर ईच सेगमेंट के लिए अलग अलग जाएगा, तो क्या हम एक साथ पब्लिश कर सकते हैं, एक साथ पब्लिश कर सकते हैं। ऐसे ने क्या बोला इसके लिए, इसने बोला कि इंश्योर डिफरेंशिएशन दोनों में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही पेज पे सब कुछ कर दिया, नहीं, आपको डिफरेंशिएशन रखना होगा कि हम 2 इंगेजमेंट में थे, दोनों की रिपोर्ट अलग अलग है, दोनों को कंबाइन आप इशू कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना होगा। एक ही जगह पे आप ये नहीं कि एक लाइन में ऊपर अनमोडिफाइड ओपिनियन नीचे मॉडिफाइड ओपिनियन चल रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना होगा, हर एंगेजमेंट का अलग अलग से ओपिनियन जाएगा। इफ ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट और एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज modified or that report include EOM or other matter paragraph determine its effect on auditors report of single financial on specific element to those financial statement। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। if opinion, अगर कोई ओपिनियन दे रखा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि क्या है सर, मॉडिफाइड है, और दैट रिपोर्ट इंक्लूड्स इन EOM, और जो कि इंक्लूड कर रखा है इधर emphasis of matter paragraph में अदर matter can determine its effect on auditors report of single financial statement
और स्पेसिफिक एलिमेंट सिंपल वर्ड में अगर दे रखा है सर आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्या दे रखा है सर, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है। तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है तो उस केस उस घड़ी में आपने देखना होगा सीएफएस में उसका इफेक्ट क्या रहेगा, उसका इफेक्ट है क्या नहीं, मटेरियल है कि नहीं, इन सब चीजों का आपको पूरा कंसिडरेशन उसका ध्यान रखना होगा, कंसिडरेशन देना होगा कि उसका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हो सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन हमने दिया हो किसी और प्रोजेक्ट की वजह से या किसी और सेगमेंट की वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन किया हो, क्या इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, अगर नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, अगर पड़ रहा है तो आपको इन सब चीजों को और इस सब चीजों का ध्यान रखना होगा। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो 3 पॉइंट है ना, इन तीनों पे अलग अलग, तीनों पॉइंट पे 4-4 मार्क्स की अलग अलग केस स्टडी दे रखी है, ठीक है। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इफ ऑडिटर हैज कंक्लूड टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेम एन ओपिनियन ऑन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या हुआ है सर, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना सीएफएस, उस पे आपने कोई ओपिनियन दिया है सर, एक तो हो गया अनक्वालिफाइड बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट दे रखी है। दूसरी और है सर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है, मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर या कोई एडवर्स ओपिनियन दे रखा है। सर 2 तरह के ओपिनियन होंगे, तो बिल्कुल ही क्लीन दे रखी है, या तो कोई भद्दी दाग वाली अपने रिपोर्ट दी है मॉडिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स। तो उस केस में क्या आप जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का अगर आप ऑडिटर चुने गए हैं तो क्या आप उस पे आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। 4-4 मार्क्स के केस स्टडी हैं, तीनों के तीनों जो आपके आईसीए में दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये बोलता है कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट दैट फॉर्म्स टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेम ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट परमिसेबल। सर सिंपल वर्ड में क्या बोला गया है ये जरा ध्यान रखना, सेम ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट परमिसेबल, मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या स्पेसिफिक एलिमेंट हो, अगर आपने ऊपर एडवर्स ओपिनियन दे रखा है तो नीचे सेम ऑडिटर रिपोर्ट में तो परमिसेबल नहीं है। पहले बात करते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन अगर दे रखा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस केस में सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई स्पेसिफिक आइटम ले लीजिए, क्रेडिटर जो कि केस स्टडी दे रखा है, तो उस घड़ी आप दे सकते हैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वालिफाइड भी दे सकते हैं, डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं, एडवर्स भी दे सकते हैं। जी हाँ जी सर आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज सर ये 40 लाख का था, ठीक है, 40 लाख का था। अनक्वालिफाइड जो रिपोर्ट दी थी वो जो बैलेंस शीट है वो 2000 करोड़ की है। ये 40 लाख का बस एक छोटा सा असाइनमेंट आपको दिया था सर, आप शार्क टैंक पे जाके आपको फंडिंग लेनी थी, मन कर रहा था शार्क टैंक पे जाके फंडिंग लेने के लिए, इसलिए आपने सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या क्रेडिटर का आपको बोला था ड्यू डिलिजेंस या कुछ ऑडिट करने के लिए। तो उस केस में आपको कुछ कमियां मिली और आपने क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे दिया तो चलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो मटेरियल नहीं था। ठीक है, हम बात करते हैं मॉडिफाइड डिस्क्लेमर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इस केस में सर आपका सेम, इस बात को ध्यान रखें, सेम ऑडिट रिपोर्ट है, सेम ऑडिटर रिपोर्ट है, मतलब आप अलग से नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में उस घड़ी में तो अलाउड ही नहीं करता है, उस केस में तो अलाउड ही नहीं करता है। मतलब इसमें क्या बोला, इफ ऑडिटर हैज कंक्लूड टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट दैट फॉर्म्स अ पार्ट टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेम ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट परमिसेबल। मतलब एक कंबाइन होकर जा रही थी तो नहीं दे सकते। अगर आपका ऊपर अगर क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन जा रखा है तो आप उसी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपको स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट मिला गया, उसी के साथ वो रिपोर्ट जारी, तो आप सेम ऑडिटर रिपोर्ट में आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ वर्ड है सेम, ये इसका ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर अलग से रिपोर्ट अगर जा रही है तो उस केस उस घड़ी में क्या जाएगी सर, अलग से रिपोर्ट जा रही है तो क्या होगा सर। पहले हम बात करेंगे किसकी सर, स्पेसिफिक एलिमेंट की। इफ ऑडिटर हैज कंक्लूडेड टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रखा था, ऑडिटर कैन एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन कंटेक्स्ट ऑफ सेपरेट ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। यहां पे स्पेसिफिक एलिमेंट की बात की है, क्या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है, स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें, इंक्लूडेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दे रखा था एडवर्स ओपिनियन। एग्जांपल ले लीजिए, क्या हम स्पेसिफिक एलिमेंट में
स्पेसिफिक एलिमेंट में क्या हम एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं? जी हाँ जी सर, अगर आप दे सकते हैं। किन 3 बातों का ध्यान रखना होगा? अगेन 4 मार्क्स का ब्यूटीफुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि आपके ओल्ड सिलेबस में आया करता था। स्पेसिफिक एलिमेंट सर ऐसा क्यों सर हम अनमोडिफाइड? लेट्स सपोज एग्जांपल है टीडीएस। आपको रेगुलेटर ने बोला कि सर टीडीएस ऑडिट करके आओ, टीडीएस ऑडिट बोला था और आपने देखा सर टीडीएस तो अच्छे से फाइल कर रखी है। स्पेसिफिक एलिमेंट है टीडीएस, क्या स्पेसिफिक एलिमेंट है? कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने 200 करोड़ की बैलेंस शीट थी, 2000 करोड़ की सर बैलेंस शीट थी, टीडीएस था सर। रेगुलेटर ने बोला सर, रेगुलेटर ने बोला कि सर इसका ऑडिट करना था टीडीएस का, तो आपने टीडीएस का ऑडिट करा, आपको पता चला सर टीडीएस तो अच्छे से इन्होंने फाइल करा था। यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन हमने जो दिया था वो किसके वजह से दिया था? वो डेटर की वजह से लेट्स सपोज दिया होगा, क्योंकि डेटर फेक थे। तो इन दोनों का तो कोई लिंक है ही नहीं आपस में, इन दोनों का तो कोई लिंक है ही नहीं आपस में। तो यही बात उसमें ये बोला कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपने अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रखा है तो आप स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें, स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर बात करें तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहले, इट्स नॉट prohibited by law, it's not prohibited by law, first point, it's not prohibited by law. Second, not पब्लिश टुगेदर, मतलब सर एक साथ एक ही जगह पे आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, मटेरियलिटी देखनी होगी, सर वो मटेरियल इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है। सर इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मना नहीं कर रखा हो, लॉ ने मना नहीं कर रखा हो स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में। नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आपका जो क्वेश्चन आया था वो क्रेडिटर से रिलेटेड आया था, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो वो क्वेश्चन कर लेना, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट। अगेन इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट पब्लिश टुगेदर। रिलायंस की अगर आप ऑडिट करे थे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी के साथ टीडीएस का अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। और इट्स नॉट मटेरियली अफेक्ट द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट ना कर रहे हो, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट मेरे साथ, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट पब्लिश टुगेदर एंड मटेरियली इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अगेन ये इंपॉर्टेंट था, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ओपिनियन एक्सप्रेस इज ऑडिटर नॉट पब्लिश टुगेदर एंड इट्स नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पहला एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, कोई नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, आप ही कीजिए। ऑडिटर शैल नॉट एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ ही एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपली बोल दिया, अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन दे रखा है तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते, नॉट प्रोहिबिटेड। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन खत्म हो सकता है। प्लीज चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, इसी पे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, बेहतरीन रिवीजन की वीडियो आएगी, सभी क्वेश्चन की रिवीजन वीडियो आएगी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।